अपना संक्रमण धातु का टॉपिक चल रहा है। इससे पिछले वीडियो में संक्रमण धातुओं के सामान्य जो लक्षण होते हैं उनमें भौतिक गुण का बारे में अध्ययन कर लिया था, शुरुआत कर दी थी, और भौतिक गुण में भी गलनांक के बारे में और कणन एंथैल्पी के बारे में पढ़ लिया था। आज इससे आगे चलते हैं। आज संक्रमण धातुओं के परमाणुिक और आयनिक आकार में क्या परिवर्तन होता है। एक श्रृंखला में जब बाएं से दाएं चलते हैं तब क्या होता है, एक वर्ग में जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। और इसमें तो एक आगे इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न भी बनता है जिस पर बार बार प्रश्न आ जाते हैं, जिसका नाम होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन। तो आज का अपना टॉपिक है संक्रमण धातुओं में परमाणुिक एवं आयनिक आकारों में परिवर्तन। तो आज के अपने टॉपिक में दो नाम आ रहे हैं, परमाणुिक आकार और आयनिक आकार। परमाणुिक आकार तो परमाणु का आकार, और आयनिक आकार होता है कि परमाणु से जब आयन बनता है, और परमाणु से आयन कब बनता है, जब या तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है। यहाँ पर चूंकि संक्रमण धातु है तो धातु है तो सारे इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे तो आकार में कमी आएगी। तो परमाणु आकार और उसके धनायनिक आकार अगर देखेंगे तो परमाणु आकार हमेशा बड़ा होता है, धनायनिक आकार छोटा होता है। और संक्रमण धातु में हमें केवल दो लेने, या तो परमाणु आकार लेंगे या धनायनिक आकार लेंगे। और इसमें भी एक और देखते हैं कि जब इसमें चाहे तो परमाणु आकार के आधार पर चले या आयनिक आकार के आधार पर चले, एक जैसी प्रवृत्ति दिखती है, बिल्कुल एक जैसा ट्रेंड है। तो इसके कारण ज़्यादा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कई धातुओं में ऐसा होता है कि परमाणु आकार में और आयनिक आकार में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, उसमें दोनों को अलग अलग पढ़ना पड़ता है। यहाँ दोनों लगभग समान है तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो चाहे तो परमाणुिक आकार पढ़े या आयनिक आकार पढ़े, दोनों की प्रवृत्ति एक जैसी रहेगी, दोनों का ट्रेंड एक जैसा ही रहेगा। तो क्या ट्रेंड होगा, एक श्रृंखला में जब बाएं से दाएं चलेंगे, चाहे वो 3D श्रृंखला हो, चाहे 4D, 5D, 6D कोई भी हो, बाएं से दाएं चलेंगे तो परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होगा, पहले उस पर पढ़ते हैं, वर्ग का बाद में लेंगे। साधारण में आवर्त सारणी में क्या परिवर्तन आता है, थोड़ा सा मैं वो बता देता हूँ। आवर्त सारणी में जब एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु आकार में कमी आती है, और असंक्रमण तत्व है उनमें पर्याप्त कमी आती है। एक वर्ग में जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, क्योंकि एक कोश बढ़ता है हर बार। तो ये तो था साधारण ट्रेंड जो आवर्त सारणी का है। अब हम पढ़ेंगे केवल संक्रमण श्रृंखला में, तो 3D, 4D, 5D और 6D में क्या क्या परिवर्तन होगा। तो ज़्यादातर अपने डिटेल 3D का है, जो पहली संक्रमण श्रृंखला है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का, उसके बारे में देखते हैं। तो उसके पहली संक्रमण श्रृंखला ये होती है, यह है परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ये होता है। या ये कह सकते हैं कि इसको आर्गन कह सकते हैं। ये आर्गन का परमाणु क्रमांक तक का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 18 का। 3D को मैं पहले लिख दूं, 4s को बाद में लिख दूं, ये होता है। तो यहाँ पर ये नाभिक होता है, इसमें 21 प्रोटॉन होते हैं नाभिक का। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8। पहले में अधिकतम 2 आ सकते हैं, आ गए। दूसरे में अधिकतम 8 आ सकते हैं, 8 आ गए। तीसरे में 18 आ सकते हैं, 18, लेकिन अभी तक आए 8 ही हैं। चौथे में भी 2 आए हुए हैं। तो इसमें क्या ट्रेंड होता है कि जो तीसरा अभी तक खाली होता है और चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन आ भी जाते हैं। चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद
तीसरे में वापस आना शुरू होते हैं, और ये तीसरे में पहला आ गया, ये चौथे में 2 है। अब ये जो 3D का जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, तो हुआ क्या है, 21वां इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है। और जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, तो साथ में एक प्रोटॉन भी बढ़ता है। तो यहाँ पर हुआ है कि एक प्रोटॉन तो यहाँ बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ गया। प्रोटॉन पर होता है धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश। तो यहाँ पर जब प्रोटॉन बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश होने के कारण उनको अपनी तरफ ही खींचेगा। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद टाइटेनियम है। टाइटेनियम में 22वां प्रोटॉन तो यहाँ आ गया और 22वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो अब क्या होगा, अब परमाणु आकार स्कैंडियम और टाइटेनियम की तुलना करें तो क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर तो नाभिकीय आवेश बढ़ गया, लेकिन 22वां इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है। 22वां इलेक्ट्रॉन तो पहले से स्थापित कक्ष है उसी में तो गया है, कोई नया कक्ष तो शुरू नहीं हुआ। इस कारण यहाँ पर ये जो 22वां जो प्रोटॉन है, ये टोटल 22 प्रोटॉन है, ये इनको अपनी तरफ ज़्यादा बल से आकर्षित कर लेंगे, क्योंकि ये दूरी नहीं बढ़ी। इनका जो प्रभाव है वो दूरी नहीं बढ़ी, क्योंकि दूरी बढ़ जाती तो प्रभाव कम हो जाता। इसके बाद 23 वनेडियम का, और 23 का मतलब होता है कि यहाँ पर एक प्रोटॉन और बढ़ गया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गया। अब क्या होना चाहिए, अब जैसे जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आना शुरू होते हैं तो कुछ प्रभाव बनने शुरू हो जाते हैं। क्या क्या प्रभाव बनेंगे, तो यहाँ मुख्य रूप से 2 प्रभाव बनेंगे। कौन कौन से, एक तो इस नाभिक का प्रभाव कहाँ तक है, उसको तो कहेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश, या इसको कहते हैं जेड इफेक्टिव, जेड भी बोलते हैं या जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो ये प्रभावी नाभिकीय आवेश तो हर बार बढ़ रहा है। जैसे नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, इसका मान तो हर बार बढ़ता जाएगा। एक नाम आता है परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। पहले ये देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट क्या है। प्रभावी नाभिकीय आवेश तो निश्चित है कि नाभिक के कारण जो आवेश प्रभावी पड़ रहा है वो है, इसमें तो कोई ज़्यादा कठिन वाली बात नहीं है। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव हमें यहाँ कुछ सोचने पर मजबूर करता है। यहाँ ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश करते हैं, एक कक्ष अंदर प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर ऋणात्मक प्रभाव बढ़ गया, और ऋणात्मक प्रभाव बढ़ गया तो ये जो बाहरी जो इलेक्ट्रॉन हैं इन पर भी तो माइनस आवेश है, तो ये ज़्यादा होने के कारण ये इनको दूर धकेलना शुरू कर देंगे। या ये कहेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन की जो 3D में जा रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन की ये कोशिश रहेगी कि जो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनके ऊपर नाभिक का प्रभाव न पड़े, या ये कहें कि ये नाभिक से रक्षा करेंगे। कौन, 3D के इलेक्ट्रॉन, कौन, किस इलेक्ट्रॉन की, 4s के इलेक्ट्रॉन की। तो 3D के इलेक्ट्रॉन है, 4s के इलेक्ट्रॉन की नाभिक से रक्षा करेंगे, इस कारण इसको परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। और जैसे जैसे यहाँ पर 3D में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, शुरुआत में तो 3D के इलेक्ट्रॉन कम है, इनका परिरक्षण प्रभाव कम है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका आकार है, इस आकार को ये दोनों प्रभाव प्रभावित करेंगे। कैसे कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो मुख्य रूप से पहले हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, किसके कारण होता है, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, किसके कारण होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों के कारण। जैसे जैसे नाभिक में प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे धनावेश बढ़ता जाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा। परिरक्षण प्रभाव यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर है 3D इलेक्ट्रॉन के कारण 4s इलेक्ट्रॉन की रक्षा करना, नाभिक से रक्षा करना। तो शुरुआत में जब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम यहाँ तक है, तो यहाँ जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आए
डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम थी तो इनका प्रेषण प्रभाव कम था। तो ये कह सकते हैं कि स्कैंडियम से लेकर और मैग्नीज तक लगभग यहाँ पर जेड इफेक्टिव का मान ज़्यादा था शील्डिंग इफेक्ट से। जेड इफेक्टिव ज़्यादा था, शील्डिंग इफेक्ट कम था, प्रभावी नाभिक आवेश ज़्यादा था, परिरक्षण प्रभाव कम था। तो क्या होगा, इसका प्रभाव ज़्यादा है तो ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को, बाहर के कक्षों को अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे जैसे ये अंदर खींचेगा तो इसका आकार कम होता जाता है। तो स्कैंडियम से लेकर ये मैग्नीज तक तो इसके आकार में धीरे धीरे कमी आती है, पर्याप्त कमी नहीं आती। असंक्रमण तत्वों में पर्याप्त कमी आ रही थी, यहाँ पर पर्याप्त कमी क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर परिरक्षण प्रभाव नहीं होता तब तो अकेला नाभिकीय आवेश होता, तब तो पर्याप्त कमी आ जाती। लेकिन अब ये शील्डिंग इफेक्ट भी है तो ये इसमें कमी को नहीं आने दे रहा, ये इसका थोड़ा सा विरोध करता है, इस कारण पर्याप्त कमी नहीं आती। उसके बाद फिर ये फेरस, कोबाल्ट और निकल, इनमें लगभग ये बराबर हो जाते हैं, ये दोनों लगभग बराबर हो जाते हैं कि जिस तरीके से, जिस हिसाब से ये इतना खींच रहा है ये इसको वापस धकेल रहा है। तो यहाँ पर नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव लगभग बराबर हो जाते हैं। इस कारण परमाणु आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, लगभग बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन होता है। और उसके बाद कॉपर और जिंक में आते आते यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के कारण फोरस पर दबाव और ज़्यादा पड़ जाता है बाहर जाने का, ये और ज़्यादा परिरक्षण करने लगते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद ये हो जाता है, तो ये होने के कारण अब क्या हो गया, अब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो गया, परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा हो गया। परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा होने का मतलब ये अब दूर धकेलने लगेगा, तो अब आकार बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होगा कि शुरुआत में तो अल्प कमी आएगी, फिर लगभग स्थिर हो जाएगा, और फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यही ट्रेंड दूसरी संक्रमण श्रृंखला में होता है, यही तीसरी संक्रमण श्रृंखला में होता है। चौथे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाते क्योंकि वो सारे रेडियो एक्टिव हैं और उसके बारे में ज़्यादा अभी तक अध्ययन भी नहीं हुआ, नई नई उसको बनाया गया, पहले तक वो अधूरी थी, अपूर्ण थी। और अपने कोर्स में तो ज़्यादातर ये पहली का ही ट्रेंड ज़्यादा है, तो ये सारा इसमें तरीका होता है। अब इसको हम ग्राफ से व्यक्त करना चाहें तो कैसा आएगा, तीनों के लिए देखते हैं। तो इधर तो लेते हैं एटॉमिक नंबर और इधर लेते हैं एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या, और इधर परमाणु क्रमांक। एक बार 3D के लिए लिखते हैं, पहली संक्रमण श्रृंखला। इसके लिए ग्राफ इस प्रकार का आता है, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज तक तो ये होता है लगभग, और फिर फेरस, कोबाल्ट और निकल लगभग समान होता है, फिर कॉपर और फिर जिंक। अब दूसरी संक्रमण श्रृंखला देखते हैं, तो दूसरी संक्रमण श्रृंखला का भी बिल्कुल इसी प्रकार का आता है, तीसरी संक्रमण श्रृंखला का भी बिल्कुल इसी प्रकार का आता है। तो ये तो मतलब हो गया कि एक आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु आकार में पहले तो अल्प कमी आती है, फिर लगभग स्थिर हो जाता है, फिर थोड़ी सी वृद्धि होती है, तीनों संक्रमण श्रृंखलाओं में। ये तो है एक आवर्त में बाएं से दाएं चले। तो अब आते हैं एक वर्ग में ऊपर से नीचे। वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो इसमें तो आ रही थी 3D, इसका तो जो परमाणु क्रमांक था वो 4s3d था। जो दूसरी संक्रमण श्रृंखला है उसका आएगा 5s4d। तीसरी संक्रमण श्रृंखला है उसका आएगा, इसका ये आएगा। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर 4 कक्ष है, यहाँ 5 कक्ष है, यहाँ 6 कक्ष है। हर बार कक्ष की संख्या बढ़ रही है, और जब कक्ष की संख्या बढ़ेगी तो जैसे ये नाभिक है, ये पहला कक्ष है तो इसकी त्रिज्या कम है, ये 2 कक्ष आ गए तो त्रिज्या बढ़ गई, 3 कक्ष हो गए तो त्रिज्या और बढ़ गई, 4 है तो और बढ़ेंगे, 5 है तो और बढ़ेंगे। परमाणु आकार बढ़ना चाहिए, तो लगभग ऐसे ही ट्रेंड पाया जाता है। तो ये तो पहली की थी। दूसरी की देखते हैं तो एक आवर्त में तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन दूसरी जो संक्रमण श्रृंखला है
उसका परमाणु आकार इसकी तुलना में कुछ ज़्यादा होगा, ये है तो उसका यहाँ से शुरू होता है और ये लगभग इस प्रकार का होता है, लगभग समानता है। तीसरी का देखें तो होना तो यहाँ से चाहिए और इसी प्रकार का आना चाहिए, लेकिन तीसरे में दिक्कत आती है, तीसरी का यहाँ नहीं होता। तो तीसरी में ऐसा हो जाता है कुछ, इन दोनों का लगभग बराबर आ जाता है। ये तो नहीं होना चाहिए, जबकि होना चाहिए इसका तीसरी का यहाँ से, ये होना चाहिए, ये नहीं होता, ये होता है। यहाँ पर प्रश्न बनते हैं, ये क्यों हो गया, इसका क्या कहेंगे, इसका क्या नाम देंगे और ये होता क्यों, इस पर प्रश्न आता है। तो इसको देखेंगे तो पहले मैं एक ग्राफ और बनाता हूँ अलग से, तब ये आपके ज़्यादा समझ में आएगा कि ये कैसे हुआ है। ये संक्रमण श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक है, दूसरी होती है 30 से लेकर 48 तक। ये यट्रियम होता है, ये या कह सकते हैं कि यहाँ पर स्कैंडियम से लेकर, और ये जिंक थी, ये और स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम, इसका 21 होता है, इसका 22 और इसका 30 होता है। उसके बाद होती है यट्रियम, जिरकोनियम से लेकर कैडमियम तक, इसका 39, 40 और ये 48। उसके बाद अगली संक्रमण श्रृंखला लिख रहा हूँ मैं, अगली संक्रमण श्रृंखला यहाँ पर है लेंथेनम, और ये है हैफेनियम, और इसके बाद ये है मरकरी। ये होता है 57 और ये होता है 72 और ये होता है 80। तो यहाँ जो ये ग्राफ आया है इसके लिए किसका आया है, परमाणु क्रमांक गौर करो। यहाँ तो परमाणु क्रमांक था 21 के बाद 22, 39 के बाद 40, 57 के बाद 58 आना चाहिए था, 57 के बाद हम 72 का ले रहे हैं, 57 के बाद 58 वाले का कहाँ था, उसमें क्या दिक्कत आ गई। 57 के बाद 58 और 58 से लेकर 71 तक, 58 से लेकर 71 तक के जो हैं वो सारे के सारे F ब्लॉक एलिमेंट हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन F उपकोष में जा रहा है, और F उपकोष में जब जाता है तो उसमें भी परमाणु आकार में तो कमी आती है, परमाणु आकार में तो उसमें कमी आती है, और उसमें यहाँ पर तो थोड़ी सी कम कमी आई है, उसमें बिल्कुल एकदम स्पष्ट कमी आती है, एकदम सही तरीके से कमी आती है। और उसके बाद जब वो 58 से 71 के बाद हम चलेंगे फिर ये ट्रेंड फिर दिखाई देगा। तो मैं उधर वो लिख रहा हूँ, उधर ये दिखा रहा हूँ 57 से लेकर 72 के बाद, 57 से लेकर 80 तक का मान लो, 57 से लेकर 80 तक का अगर हम परमाणु त्रिज्या का ग्राफ खींचें तो हमें ये जो तीसरा जो फर्क आया था वो स्पष्ट दिख जाएगा क्या कारण है, और उसका ग्राफ इस प्रकार से आता है। तो 57 से लेकर 80 तक का ग्राफ अगर हम लेना चाहें तो ये बनेगा, जिसमें ये लेंथेनम 57 है और ये लुटेशियम, ये सीरियम 58 और ये लुटेशियम 71 है। तो 58 से 71 तक तो F ब्लॉक हो गए, और फिर ये 72 एफेनियम, ये 72 से लेकर और 80 तक मरकरी तक, ये आगे फिर वो 5D होगी, ये 4F सीरीज है, ये 5D सीरीज है। तो 57 से लेकर 80 तक का ग्राफ है। तो यहाँ पर किस प्रकार का आना चाहिए, अगर 57 से लगातार 57 से लगातार देखें और 80 तक देखें तो हमारे पास ये ग्राफ आता है कि 58 से 71 तक लगभग ग्रेजुअली रूप से इस तरीके से आता है, और 58 के ये 71 तक, और 71 के बाद और फिर ये आता है। तो ये तो होता है 4F के कारण, और ये होता है 5D के कारण। हम पढ़ रहे हैं 5D को, क्यों कि ये तो था 3D का, ये 4D और ये 5D। तो 3D और 4D में तो कोई फर्क नहीं था, हम 5D में हमारे सामने दिक्कत आई थी कि ये क्यों हो रहा है। तो अब अगर ये देखें
कि यहाँ से लेकर और इस ग्राफ को उठाकर अगर यहाँ रखें तो ये आ जाएगा। ये जो ग्राफ है, अब क्या करेंगे, 57 के बाद हम 72 लेंगे, तो 58 से 71 को हम हटा दें, इस पार्ट को अगर हटा ही दें इसको, और आगे वाले पार्ट पर ध्यान दें, तो आगे वाला पार्ट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये चित्र एकदम पैमाने से नहीं बना, लगभग अंदाज में है कि ये ऊर्जा इसके बराबर है और ये ऊर्जा लगभग इसके बराबर है। इस तरीके से बनाया है, और ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल इस तरीके का ग्राफ है। थोड़ा सही तो नहीं बना, लेकिन समझने के लिए पर्याप्त है। तो इस कारण 4D और 5D दोनों का आकार कम हो गया। कम क्यों हो गया? क्योंकि बीच में ये तत्व आ गए, 4F के तत्व आ गए, और इन 4F तत्वों को 4F सीरीज भी कहते हैं, या इनको लेंथेनाइड भी कहते हैं। इन तत्वों को लेंथेनाइड भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे सामने जो दिक्कत आई थी वो किसके कारण आई? लेंथेनाइड तत्वों के कारण आई, और इसके कारण ये यहाँ पर दोनों जो दूसरी संक्रमण श्रृंखला और तीसरी संक्रमण श्रृंखला है, दोनों के परमाणु आकार लगभग बराबर हो गए, और इसको कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है, और उसका उत्तर भी हमें मिल गया। इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि 3D 4D इनमें जो परमाणु आकार है वो सही है, इनमें अंतर ज़्यादा ठीक है, लेकिन 4D और 5D के परमाणु आकार में जितना अंतर होना चाहिए उतना नहीं होता। या ये कहें कि 5D श्रेणी के जो तत्वों का आकार है वो 4D श्रेणी के तत्वों के आकार के लगभग बराबर है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके ऐसा होने का कारण ये होता है कि लेंथेनम सही है, ये रहा लेंथेनम, यहाँ पर ये पर्याप्त है, लेंथेनम तक सही है, क्योंकि ये 18 का अंतर है, ये भी 18 का अंतर है, ये 18 का अंतर है, ये भी 18 का अंतर है, ये लगभग बराबर है। लेकिन 57 के बाद यहाँ पर 72 हो गया, यहाँ 22 से 40 है, यहाँ 18 का अंतर है, यहाँ 40 से 72 हो गया, 32 का अंतर हो गया। तो उसके बाद में ये पर्याप्त कमी आती है। कारण क्या हो गया कि यहाँ पर जो बीच में जो तत्व हैं वो लेंथेनाइड के 14 तत्व आ गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 4F में जाना शुरू हो गया। तो 4F में क्या है, उसका प्रेडिक्शन प्रभाव नहीं है, 4F का प्रेडिक्शन प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं है। तो चलो उसका एक भी चित्र बनाकर देखते हैं, कैसे परमाणु में कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरेंगे और कहाँ पर इसका प्रेडिक्शन प्रभाव है। मैं दोबारा चित्र बना रहा हूँ परमाणु का, जिसके अंदर कक्ष हों और उनमें इलेक्ट्रॉन भरे हों। ये नाभिक है, ये पहला कक्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6। तो जब छठे कक्ष में शुरू होता है तो 5D में इलेक्ट्रॉन, ये 6s है, ये 5D हो गया, और ये 4F यहाँ पर होगा। इनमें इलेक्ट्रॉन 4F में जा रहा है, 4F सीरीज है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 कोष अंदर हैं, दो शेल अंदर हैं, 2। इसमें D में इलेक्ट्रॉन 1 कोष अंदर जा रहा है। तो जब ये D के इलेक्ट्रॉन थे, ये तो 6s के इलेक्ट्रॉन को परिरक्षित कर रहे थे, क्योंकि इनकी आकृति इस प्रकार की है, ये परिरक्षण करते हैं। लेकिन 4F के इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव काम नहीं करता बिल्कुल भी, या ये कहें कि इनका परिरक्षण प्रभाव बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर है। क्यों? कि एक तो ये 2 कोष अंदर है, और ये 5D की तुलना में नाभिक के ज़्यादा नज़दीक है 4F। इस कारण यहाँ पर 4F का जो परिरक्षण प्रभाव है वो काम नहीं करता, वो काम नहीं करता। तो यहाँ पर केवल और केवल ZF या प्रभावी नाभिकीय आवेश ही काम करता है, और जब इसका नाभिकीय आवेश काम करेगा तो ये हर बार जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ेगा, इसके परमाणु आकार में लगातार स्मूथली कमी आती जाएगी। तो यहाँ कमी स्पष्ट आ रही है।
यहाँ कमी स्पष्ट आने का कारण हो गया कि जो 4f है इसका परिरक्षण प्रभाव नगण्य है। नगण्य क्यों है? क्योंकि पहली बात तो ये 2 कक्ष अंदर है और दूसरी बात ये नाभिक से काफ़ी नज़दीक है, इस कारण इसका परिरक्षण प्रभाव काम नहीं करता। इसकी तुलना में 5D का परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा है और जब 5D में आना शुरू हो जाते हैं तो अब इसका परिरक्षण प्रभाव भी काम करना शुरू कर देता है और इसके कारण फिर यहाँ पर अल्प कमी आती है। और ये फिर ये जो पर्याप्त कमी आई थी वो पर्याप्त कमी इसकी 4D के आसपास आ जाती है। तो ये इसका कारण होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, लेंथेनाइड संकुचन का। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझने वाली बात है, कहीं पर भी रटना नहीं है। इन 2 चित्रों से मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। अब 2-4 लाइनें मैं लिख देता हूँ। पहले तो लिख रहा हूँ, एक आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हैं तो क्या होता है, और उसके बाद लेंथेनाइड संकुचन के बारे में लिखेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। इसी प्रकार का जो है वो जो चौथी संक्रमण श्रृंखला है उसमें भी आता है एक्टिनियम के बाद भी आता है, उसको फिर एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। लेकिन वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों कि उसमें जो चौथी जो संक्रमण श्रृंखला है उसके तत्व रेडियो एक्टिव है, उनके बारे में इतना अध्ययन अब तक पूरा किया गया नहीं है और ये तो सबसे ज़्यादा अध्ययन कर चुके हैं, इसके कारण ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये तो सारे कारक होते हैं एक आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हैं तो, और एक वर्ग में जब ऊपर से नीचे चलते हैं तब क्या होगा वो मैं अब लिख रहा हूँ, उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ना। छोटे छोटे प्रश्न बहुत बनते हैं इसमें, पूरी संक्रमण श्रृंखला ध्यान में रखना और उसके आधार पर ये जो इसके जो ट्रेंड बन रहा है, प्रवृत्ति बन रही है परमाणु आकार की, उसको ध्यान में रखना। तो ये प्रभाव होता है एक वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो। 3D से 4D में जाते हैं परमाणु आकार बढ़ेगा, 4D से 5D में जाते हैं, बढ़ना चाहिए लेकिन लेंथेनाइड संकुचन के कारण नहीं बढ़ पाता। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइनें होती हैं, इनको ध्यान से पढ़ो, कहीं पर भी कोई गलती नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार परीक्षा में किसी न किसी रूप में हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे 12वीं स्टैंडर्ड का हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, लेंथेनाइड संकुचन पर तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो इनको आप ध्यान से पढ़ना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इससे संबंधित एक छोटा सा और रह गया, घनत्व। अब संक्रमण श्रृंखला के तत्वों का घनत्व कितना होता है? तो घनत्व का सूत्र होता है हमारे पास द्रव्यमान बटा आयतन, या ये कहें कि D = m/v, कि परमाणु का द्रव्यमान बढ़े, परमाणु का आयतन घटे तो द्रव्यमान बढ़ेगा। जब एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु द्रव्यमान तो बढ़ता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ता है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है और प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो द्रव्यमान बढ़ेगा। तो ये संख्या तो अधिक होती है, ये तो प्लस की आती है। लेकिन जब बाएं से दाएं चलते हैं तो हमने अभी क्या ट्रेंड पढ़ा है इसका, संक्रमण तत्वों का, तो बाएं से दाएं चलें तो परमाणु आकार में कमी आएगी, और परमाणु आकार एटॉमिक रेडियस, इसका मतलब हो गया त्रिज्या में कमी आएगी। और त्रिज्या आयतन से संबंधित है क्या? हमने परमाणु को गोले के रूप में मानते हैं और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो त्रिज्या में कमी आएगी तो आयतन में भी कमी आएगी, और आयतन में कमी आएगी तो ये माइनस में होगी, ऋणात्मक, ये घटेगी ये बढ़ेगी। तो ऊपर की संख्या बढ़ रही है, नीचे की संख्या घट रही है, तो घनत्व का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो एक आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हैं तो घनत्व में कमी आती है। पहले कमी ठीक आती है, उसके बाद थोड़ी सी कमी आती है, उसके बाद जिंक तक जाते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा सा आयतन तो बढ़ता है, त्रिज्या तो थोड़ी सी बढ़ती है, लेकिन उसके साथ उस समय फिर इसका परमाणु आकार भी वो परमाणु क्रमांक भी बढ़ जाता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है।
इस कारण घनत्व फिर भी कुछ बढ़ा हुआ होगा, लेकिन थोड़ा सा जो है मान वो परिवर्तित हो जाता है। तो क्या होगा, ये होता है। तो बाएं से दाएं से लेंगे तो घनत्व में वृद्धि होगी। तो आज का अपना ये टॉपिक हो गया, जिसमें संक्रमण तत्व है उनके परमाणु आकार के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिया, लेंथेनाइट संकुचन के बारे में पढ़ लिया, और परमाणु आकार संबंधित हो गया आयतन से और इसके कारण घनत्व से भी इसका संबंध हो गया। तो ये भी हो गया। अब अपना जो अगला लेक्चर है वो आयनन एंथैल्पी पर होगा। और आयनन एंथैल्पी पिछले क्लास में आप पढ़ चुके, आयनन एंथैल्पी किसको कहते हैं। और ये यहाँ पर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न बनेंगे, छोटे छोटे, बहुत ध्यान रखने वाली बात है, जो संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी निर्भर करेगा। आयनन एंथैल्पी का मान कैसे कैसे प्रभावित होगा ये बताएंगे। तो अगला अपना टॉपिक है वो आयनन एंथैल्पी पर है।